गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। इस कैरियर मिरर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 24 और 25 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं को इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस या स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, या केंद्र द्वारा संचालित कोई भी एग्जाम, उसमें अगर करंट की भूमिका होती है तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसी जोश व जुनून को बनाए रखिए और इस क्लास से जुड़ जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आया हूं वो क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे बना है, जिस दिवस का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज डे, IDSL 2021 कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज IDSL 2021 कब मनाया गया है। आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ये मनाया गया है 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। ठीक है, देखिए 23 सितंबर को दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन सांकेतिक भाषाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को साइन लैंग्वेज के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सांकेतिक भाषा को मजबूत बनाना है। इसीलिए सितंबर का अंतिम पूरा सप्ताह यानी इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीप, यानी अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। लोग सुन जो नहीं पाते हैं उनके रूप में मनाया जाएगा। देखिए क्या है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि कैसे हम में से प्रत्येक दुनिया भर में बहरे और सुनने वाले लोग जीवन के सभी क्षेत्र में सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करने के हमारे अधिकार की मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का क्या इतिहास रहा है, उन इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इन दिन का प्रस्ताव वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ से आया है, जो दुनिया भर से लगभग 70 मिलियन बधिर लोगों के मानवाधिकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बधिर लोगों की 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है। 23 सितंबर को का चयन उस तारीख को याद करता है जब 1951 में WFD की स्थापना की गई थी। इसी दिन 1951 में WFD की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के हिस्से के रूप में मनाया गया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि बधिरों के विश्व संघ के अध्यक्ष कौन है। तो जोसेफ जेमेरे, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1951 को रोम, इटली में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिनलैंड में। कहाँ? फिनलैंड में। और इस बार का थीम क्या है? आप थीम याद रख लीजिए। इस बार का थीम क्या है? हम मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं। क्या है इस बार का थीम? है हम मानव अधिकारों के लिए हस्ताक्षर करते हैं, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे फोटो, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, मतलब पीयूष गोयल द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कौन है? अभी मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 20 से 26 सितंबर, 22 से 26 सितंबर, 25 से 28 सितंबर, 19 से 26 सितंबर। तो यह मनाया जा रहा है 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह। ठीक है, देखिए क्या है, वाणिज्य मंत्रालय 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मना रहा है। इस सप्ताह में देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और उत्सव आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, देखिए भारतीय विदेश व्यापार संगठन यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT द्वारा देश के 5 क्षेत्रों में 5 राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन किसके द्वारा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ IIFT के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र परियोजित द्वारा किस प्रधानमंत्री को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसे किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है कैटरीन जोकोबव्स टोदीर, शेख हसीना, नरेंद्र मोदी या दिमित्री मतवेदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया गया है एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड। ठीक है, देखिए क्या है, यह है शेख हसीना। आप अच्छे तरीके से इनसे परिचित होंगी या परिचित होंगे आप लोग। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र परियोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसडीएसएन द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए एसडीजी प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री हसीना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के लिए अमेरिका गई है। ठीक है, देखिए क्या है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क एसडीएसएन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 में सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया एक गैर लाभकारी संगठन है, जो 2012 से मनाया जा रहा है या दिया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, राजधानी है ढाका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हमीद। आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे एक टर्म आया है, किसमें भाग लेने गई हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। तो थोड़ा संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में, उसके बाद मैं बताऊंगा संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका मुख्यालय कहां है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क नगर में है। कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में है। इसके 193 सदस्य देश है। कितने? 193 सदस्य देश है। इसकी आधिकारिक भाषाएं क्या क्या है संयुक्त राष्ट्र की? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और इसके महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। क्या है? एंटोनियो गुटेरेस। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में देख लेते हैं। आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन अच्छे तरीके से हम देख लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है ये? सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, जिस पर उस समय 50 देशों का हस्ताक्षर होने से यह साथ शुरू हो गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा पे। किस पर? संयुक्त राष्ट्र महासभा पे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की भी मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके 193 सदस्य देश है। इसकी जो भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी। आप इसे याद रखिएगा। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मारिया फर्नेडा एस्पिनोसा। ठीक है, एस्पिनोसा। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए देख रहे होंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा को आप। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया है। अगला क्वेश्चन बनकर आया आपके लिए कि किस मंत्री के द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है। तो किस मंत्री के द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं। आप देख रहे होंगे पीयूष गोयल को, वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री है वर्तमान में। ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS लॉन्च किया है। NSWS एक सिंगल विंडो पोर्टल है जो सरकार से आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने के लिए निवेशक या उद्यमियों के लिए वन स्टॉप के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में, मतलब एडवोकेटेड के रूप में किस भारतीय की नियुक्ति की गई है? तो सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किस भारतीय की नियुक्ति की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कैलाश सत्यार्थी, पंकज गोयल, अरुंधति रॉय और डी आराधना श्रीवास्तव। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य के लिए अधिवक्ता यानी एडवोकेटेड के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देखिए क्या है,
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वें राष्ट्रीय महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अधिवक्ता के रूप में इनकी नियुक्ति की है। गुटेरेस ने सत्यार्थी यानी कौन, कैलाश सत्यार्थी, एसडीएम कार्यकर्ता वेलेंटीना मुनोज रवनाल, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ और के पॉप सुपरस्टार ब्लैकपिंक को नए एसडीजी अधिवक्ता के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अब कुल 16 एसडीसी कितना एसडीजी अधिवक्ता हो गए हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। तो हाल में ही कैलाश सत्यार्थी जो भारतीय हैं, कैलाश सत्यार्थी, जिनको एसडीजीए में किसमें सतत विकास लक्ष्य में क्या चुना गया है, अधिवक्ता के रूप में चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बीजिंग से। बीजिंग 2022 क्या क्वेश्चन बना है, बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के आधिकारिक नारा मतलब बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए आधिकारिक नारा लॉन्च किया है, वो क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, एक साझा वर्तमान के लिए एक साथ, हम सबका साथ उम्मीद का साथ, खेल हमारी उम्मीद हमारी पहचान, खेल हमारी उम्मीद हमारी पहचान। तो इसका आंसर हो जाएगा एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। ठीक है, देखिए टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर, देख रहे हो ना आप। देखिए बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक ने शहर की राजधानी संग्रहालय में एक समारोह के दौरान अपने आधिकारिक आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ यानी टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर का अनावरण किया है। आदर्श वाक्य में को एक लंबी प्रक्रिया के बाद चुना गया था, जिसमें कुल 79 विभिन्न प्रस्ताव शामिल थे। यह आदर्श वाक्य ओलंपिक भावना का प्रतीक है, ओलंपिक भावनाओं को प्रकट करने का चीनी तरीका है। ठीक है, चलिए चीनी राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, आप जानते हैं, और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, ये इसलिए किया गया, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ एक प्रकार की एकता, सामंजस्य और कठिनाई पर काबू पाने का एक तरीका है। खेल 4 से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा बीजिंग 2022 में। बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनने के लिए तैयार है। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि एक झील है, एक क्या है, झील है जिसका नाम है तंगानिका झील। तंगानिका झील, खबरों में रही तंगानिका झील कितने देशों द्वारा साझा की जाती है। तो बताइए कितने देशों द्वारा तंगानिका झील कितने देशों द्वारा साझा की जाती है, 2, 4, 6, 8। तो ये कितने देशों द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है बी नंबर 4 देशों के द्वारा। कितने देशों के द्वारा, 4 देशों के द्वारा। देखिए क्या है, अफ्रीका देश में सबसे पहले स्थित है तंगानिया झील, जो तंजानिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया नामक 4 देशों द्वारा यह साझा की जाती है। यह दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी और दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। यह झील हाल ही में खबरों में है क्योंकि बच्चों के लिए एक स्वतंत्र संगठन सेव द चिल्ड्रेन ने कहा है कि जलवायु झटकों के कारण तंगानिका झील के महत्वपूर्ण उदय से बुरुंडी में 84% आंतरिक प्रवास हुआ है। बुरुंडी में ज्यादातर लोग इसी झील के किनारे रहते हैं। तो ये 4 देशों के साथ ये झील अपनी क्या करता है, अपना पानी को साझा करता है। देखिए क्या है, क्योंकि ये झील पर प्रश्न बनकर आया है झील पर, तो अब हम देख लेते हैं विश्व और इंडिया के महत्वपूर्ण झील जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है, भारत के महत्वपूर्ण झील। क्या लिखा है मैंने, भारत के कुछ महत्वपूर्ण झील यानी सम इंपॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया। देखिए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी मानव निर्मित झील कौन सी है, गोविंद सागर झील। कौन सा है, गोविंद सागर झील। भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है, चिल्का झील उड़ीसा में। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो कौन सा झील है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। कहां, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। आगे विश्व की बात करूं, विश्व में तो विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है, सुपीरियर झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील रूस में है जो
42 मीटर गहरी है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर और ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी का झील है? तो दरार घाटी श्रेणी का, किसका? दरार घाटी श्रेणी का झील है। ठीक है, चलिए आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया और विश्व के झील के बारे में हमने बताया, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आया, देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन। सीबीएसई एंड एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित कितने सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन हैं? ये फोटो तो देख रहे हैं आप, ये कस्तूरी रंगन अध्यक्ष बनाए गए हैं एनसीईआरटी और सीबीएसई में बदलाव के लिए। तो इसमें कितने लोग हैं? 10 लोग, 8 लोग, 12 लोग, 14 लोग। तो इसमें कितने लोग हैं? 12 लोग की एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन है, और यह पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए किया गया है। आइए देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली प्रारंभिक, बचपन, शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफएस को विकसित करने वाले पैनल का नेतृत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन करेंगे। तो कौन करेंगे? कस्तूरी रंगन करेंगे। देखिए समिति का क्या कार्य होगा, यह देख लीजिए। समिति राज्य के पाठ्यक्रम ढांचे से इनपुट लेने वाले 4 क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा अंतिम रूप दिए गए स्थिति पात्रों पर चर्चा करेगी। एनसीएफ भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शैक्षणिक प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में भी ये कार्य करेगी। शिक्षा मंत्री अभी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो आप इसे याद रखिएगा। समिति का कार्य क्या होगा आप देख लिए। देखिए सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल। क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल। इसके चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था? फॉर्मेशन 2 जुलाई 1929 को, और हेड क्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। कहां? नई दिल्ली में। एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फॉर्मेशन 1961 में हुआ था, हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है, और डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनकर आया है कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होने वाले पुरुष हॉकी जूनियर कप, मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? 4 ऑप्शन: उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उड़ीसा के द्वारा क्या किया जाएगा? पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। देखिए आप देख रहे होंगे नवीन पटनायक की फोटो यह कप के साथ। उड़ीसा 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक यहां कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की क्या करेगी? मेजबानी करेगा। इससे पहले लखनऊ ने 2016 में टूर्नामेंट की आखिरी संस्करण की मेजबानी की थी। ठीक है, चलिए इसमें कितनी टीम भाग लेंगे? 16 राष्ट्र खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसे भाग लेने वाली टीम भारत, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, बेल्जियम, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, अमेरिका, कनाडा, और कौन है? देखिए कौन है? चिली और अर्जेंटीना। तो ये जूनियर विश्व कप है। क्या है? जूनियर। आइए तो देख लेते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक है, और यहां के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल है। देखिए टीम हॉकी, इंडिया हॉकी टीम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वर्तमान में मनप्रीत सिंह इसके कप्तान हैं, और इसके कोच कौन है? ग्राहम रीड। भारतीय महिला हॉकी टीम के बारे में जान लेते हैं। कप्तान कौन है? रानी रामपाल, और वर्तमान में इसके कोच कौन है? जोआर्ड मारी जने करके। ठीक है, चलिए आगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया है कि हाल ही में किस राज्य ने धार्मिक संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने क्या पारित किया है? धार्मिक संरचना विधेयक 2021 पारित किया है। देखिए क्या है, कर्नाटक की राज्य विधानसभा ने हाल ही में कर्नाटक धार्मिक संरचना विधेयक 2021 पारित किया है।
इस विधेयक को राज्य के मुख्यमंत्री वसवराज मुंबई ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक निर्माण की रक्षा के उद्देश्य से पेश किया गया था। इस विधेयक के अनुसार एक धार्मिक संरचना को मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार, मजार आदि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कानून के अधिकार के बिना सार्वजनिक स्थान पर लगाया या स्थान पर बनाया गया था। ठीक है। कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत, सीएम है विश्वराज मुंबई करके, और इसके कैपिटल क्या है, कर्नाटक का कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनकर आएगा 11 नंबर। भारतीय सेना 26 से 29 नवंबर 2021 तक भारत के किस स्थान पर विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी? तो भारतीय सेना के द्वारा 26 से 29 सितंबर तक किस स्थान पे विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन की जा रही है? तो वो हो जाएगा ए नंबर, कोलकाता में। कहां? कोलकाता में। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करेगी। यह 26 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश की मुक्ति और 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर विजय का जीत के 50 साल पूरे हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में भारतीय सेना द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक स्थान पर, जिसमें कोलकाता में भी 26 से 29 सितंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम का नाम है विजय सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम। ठीक है। देखिए इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को एवरी ईयर मनाया जाता है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो बनाए गए हैं विवेक राम चौधरी। और वायुसेना दिवस प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं भारतीय नौसेना के बारे में देख लीजिए। स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसका एडमिरल करमबीर हैं और भारतीय नौसेना दिवस एवरी ईयर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी 11th इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है? लेह में, श्रीनगर में, लखनऊ में, इंदौर में। तो याद रखिएगा ये कहां किया गया है? लेह में। कहां? लेह में। देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अखिल भारतीय मानव अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद और महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के आयोजन में विभिन्न धार्मिक संगठनों का भी सहयोग लिया गया। इसका इस बार 11वां संस्करण था, यह भी याद रखिएगा। लद्दाख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये यूनियन टेरिटरी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी कैपिटल लेह और कारगिल दोनों है, लेकिन लेह इसकी क्या है? कैपिटल है। इसके उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या बनकर आया? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो चंद्रमा का एक दक्षिणी ध्रुव है, जो एक क्रेटर वहां पर है, उस क्रेटर का नाम एक आर्कटिक खोजकर्ता है, उन्हीं के नाम पर रखा गया। यही है एक आर्कटिक खोजकर्ता जिनका नाम है मैथ्यू हैंसन। क्या नाम है? मैथ्यू हैंसन। और मैथ्यू हैंसन के नाम पर ही चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव का नाम रखा गया है। देखिए क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है, जो 1909 में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाले पहले लोगों में से एक थे। क्रेटर का नाम हैंसन के नाम पर रखने का प्रस्ताव जॉर्डन ब्रेट्सफेल्डर द्वारा रखा गया था, जो ह्यूस्टन में लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट के साथ एक एक्सप्लोरेशन साइंस समर इंटरनल है। मतलब इतना याद रखिए ना, छोड़िए इंटरनल है, आप इतना याद रखिए कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखने का प्रयास किया है। आप इतना याद रखिए। और दूसरा याद रखिए कि मैथ्यू हैंसन कौन है। तो मैथ्यू हैंसन के बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं। देखिए कि हैंसन एक अनुभवी अन्वेषक और कुशल बढ़ई है और शिल्पकार भी थे। वो लगभग 1 दर्जन आर्कटिक अभियानों की अग्रिम पंक्ति में शामिल थे। आप इतना याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 28 जुलाई 1919 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अध्यक्ष इविन वेन डिसो एक है। ठीक है, डिसो एक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल वाई एस डडवाल का निधन हाल ही में हो गया? यही है वाई एस डडवाल, जिनका हाल में निधन हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। कहां? अरुणाचल प्रदेश का। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल का निधन हो गया, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से यह क्वेश्चन बनकर आया है, तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर है पीमा खांडू और गवर्नर है बी डी मिश्रा। कौन है? बी डी मिश्रा। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑडियो बुक जंगलनामा के लेखक कौन है? तो ऑडियो बुक जंगलनामा के लेखक कौन है? आपको ये दिख रहा होगा फोटो, यही है ऑडियो बुक जंगलनामा के लेखक। कौन है? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। देखिए क्या है, अमिताभ घोष की जंगलनामा अब यूएस आधारित अली सेठी के संगीत और आवाज के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी की गई है। जंगलनामा ने अपनी कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कलाकार सलमान टूर द्वारा शानदार कलाकृति के साथ सुंदर वन के आश्चर्य को उजागर किया है। यह एक शानदार लोक कथा पर प्रकाशित संस्करण है जिसे हर पुस्तक प्रेमी रखना चाहेगा। ठीक है, ये आप देख लीजिए। जंगलनामा अमिताभ घोष की बॉर्न बीबी की कथा के एक एपिसोड का कविता रूपांतरण है जो सुंदर वन के गांवों में लोकप्रिय की एक कहानी है। ठीक है, जो उपन्यास द हंगरी टाइड के केंद्र में भी है, तो आप इसे याद रखिएगा। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन घटनाओं को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से समाहित करने का प्रयास किया हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।